अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से लॉन्ग आ जाता है हर साल। तो आप इन चीज़ों को अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये चैप्टर जो है लॉन्ग के तौर पे तैयार हो जाएगा। और इससे पहले अगर आपने स्केलेटल मसल्स और जेनेटिक्स वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके वो भी देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन प्रोसेस को। तो उससे पहले हम नोट्स को ओपन कर लेते हैं, नोट्स में से इसको पढ़ेंगे। ये नोट्स जो है ये मैं अपलोड कर दूँगी अपने फेसबुक पेज पे, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। सबसे पहली हेडिंग है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमेशा आ जाता है और इसमें से 2-3 शॉर्ट भी आ जाते हैं। ओरिजिन देखते हैं रेप्लिकेशन का कि रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन कहाँ से होगी उसकी। द डीएनए रेप्लिकेशन बिगेन्स एट वन और मोर साइट ऑन डीएनए मॉलिक्यूल। अब एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, उसको अगर हम वो डबल हेलिक्स होता है यानी उसकी 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा साइट पे भी हो सकती है डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट। वेयर देर इज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, जहाँ पे स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का। और मतलब हमारे पास हमेशा स्पेसिफिक कोडोन्स होते हैं जहाँ पे आके रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो जहाँ पे भी स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा वहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। और वो एक भी हो सकती है साइट, वो एक से ज़्यादा साइट भी हो सकती है। इन्हीं साइट्स को हम कह देते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यानी ऐसी साइट्स, ऐसी जगहें जहाँ से डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी उसको कहेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब वो एक साइट भी हो सकती है, वो 2 भी हो सकती हैं। जैसे कि इन प्रोकैरियोट्स डीएनए, प्रोकैरियोटिक डीएनए यानी जो प्रोकैरियोट्स का डीएनए होगा उसमें क्या होगी, एक ही ओरिजिन होगी रेप्लिकेशन की, यानी वो सिर्फ एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो सकती है रेप्लिकेशन। जबकि यूक्रियोट्स में, यूक्रियोटिक डीएनए में देयर में भी वन और मैनी रेप्लिकेशन ओरिजिन्स, एक या फिर एक से ज़्यादा रेप्लिकेशन ओरिजिन्स भी हो सकते हैं यानी स्टार्टिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि मल्टीपल रेप्लिकेशन बबल्स आर फॉर्म्ड। बहुत सारे रेप्लिकेशन बबल्स बनेंगे जो इवेंचुअली आखिर में फाइनली वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज़ हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, स्पीड 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 ज़्यादा हो जाएगी डीएनए मॉलिक्यूल को कॉपी करने की। यानी अगर हमने 2 इन्फॉर्मेशन जो होगी वो ज़्यादा, जैसे हम फोटोकॉपी में डालते हैं तो उससे क्या होती है, फोटोकॉपी में इंफॉर्मेशन जो है कॉपी होती है। तो इस तरह जितनी ज़्यादा मशीन होगी उतनी ज़्यादा कॉपी होंगी। तो इसी वजह से जितने ज़्यादा हमारे पास ओरिजिन साइट्स होंगी, रेप्लिकेशन ओरिजिन होंगे, उतने ज़्यादा बबल्स बनेंगे और उतनी ही ज़्यादा कॉपीज़ होंगी। अब बबल्स क्यों बनते हैं? बबल्स हमारे पास अगर हम डायग्राम को देखें तो इस तरह ये हमारे पास सिंपल डीएनए मॉलिक्यूल है, पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक सीक्वेंस था, तो यहाँ पे क्या बन गया, बबल बन गया। ये बबल इस वजह से बनता है क्योंकि यहाँ लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड्स की वजह से, वो हम जब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगी। तो रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ इस पॉइंट में, और ये इसको कहते हैं रीजन ऑफ रेप्लिकेशन है। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे 2 स्ट्रैंड्स पे हमारे पास रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई है। और ये जो दोनों स्ट्रैंड है इसको कहेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। और इन्हीं दोनों स्ट्रैंड से 2 फर्दर स्ट्रैंड न्यू बन गए तो इनको कहेंगे, ये हमारे पास 2 डॉटर डीएनए डुप्लेक्स हैं। यानी यहाँ ये पेरेंट स्ट्रैंड्स थे और यहाँ से न्यू 4 स्ट्रैंड्स बन गए, 1 2 3 4। तो ये क्या है, हमारे पास 2 तो ओरिजिनल स्ट्रैंड है और लेकिन 2 क्या है, न्यू स्ट्रैंड्स हैं। और इन 2 न्यू स्ट्रैंड्स को कहेंगे 2 डॉटर डीएनए डुप्लेक्स। ठीक है। तो यहाँ तक तो था बहुत ज़्यादा सिंपल कि हमने सिर्फ पढ़ा है कि रेप्लिकेशन के और ऐसी साइट जहाँ से रेप्लिकेशन ने शुरू होना हो डीएनए के मॉलिक्यूल्स पर, उन साइट्स को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट्स में एक ही होता है, यानी जो प्रोकैरियोट्स के डीएनए होते हैं उनमें सिर्फ एक साइट होती है जहाँ पर रेप्लिकेशन ने स्टार्ट होना होता है। लेकिन यूक्रियोट्स होते हैं तो वो ज़रा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो उनमें जो होती है इस प्रोसेस ने फास्ट होना होता है, तो उनमें बहुत ज़्यादा ओरिजिन साइट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा बबल्स बनते हैं और फिर इस तरह उनकी रेप्लिकेशन क्या होती है, फास्ट होती है। अब देखते हैं रेप्लिकेशन के इंजाइम्स, कौन कौन से इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे पास है डीएनए पॉलीमरेज 3 और बहुत सारे इंजाइम्स जो हैं बिगेन अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड कैटलाइजेज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स टू द न्यूली ग्रोइंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। तो हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 और बहुत सारे ऐसे इंजाइम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते रहते हैं। जो न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनते हैं डीएनए के, यानी जैसे कि ये है, ये ओरिजिनल स्ट्रैंड था उसका कॉम्प्लीमेंट्री बना है ये वाला, इसमें अंदर वो क्या करते हैं, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ऐड करते रहते हैं। कौन ऐड करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3 और बहुत सारे एंजाइम्स। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं इसकी। देयर आर 3 टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, नेमली उनको नाम दिया जाता है डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3 इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स में आता है बैक्टीरिया। डीएनए पॉलीमरेज 1 का क्या फंक्शन होता है, अब तीनों का फंक्शन होता है।
इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है और ये सपोर्टिंग रोल प्ले करता है डीएनए की रेप्लिकेशन में, यानी इसका मेन रोल नहीं होता, बस ये सपोर्टिंग रोल होता है। जैसे कुछ लोग सपोर्ट करते हैं तो इस तरह ये डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है सपोर्टिंग रोल परफॉर्म करता है। द आरएनए न्यूक्लियोटाइड, इसका क्या काम होता है कि जो हमारे पास पहले से पड़े हुए आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट किया जाता है इस एंजाइम की मौजूदगी से मदद से। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, ये सपोर्टिंग रोल प्ले करेगा। क्या करेगा, ये आरएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनको कन्वर्ट करेगा डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, ये हम देखेंगे आगे के प्रोसीजर में कि आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ से आ गए। फिर आ जाता है डीएनए पॉलीमरेज 2। ये एक्स्ट्रा बात है, ये बुक में नहीं लिखी हुई, कि ये इन्वॉल्व होता है रिपेयरिंग प्रोसेस ऑफ डीएनए डैमेजेस, यानी जहाँ डीएनए डैमेज होता है तो उसको रिपेयर करता है डीएनए पॉलीमरेज 2। और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ साइकिल, यानी जब भी सेल की दूसरी लाइफ स्टार्ट होगी तो उसके टाइम में, सेल की लाइफ टाइम में जो है डीएनए डैमेज होगा तो फिर डीएनए पॉलीमरेज 2 उसको क्या करेगा, रिपेयर करेगा। डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो मेन रोल है, इसी वजह से ऊपर उन्होंने जब एंजाइम्स लिखे थे तो मेनली क्या लिखा था, डीएनए पॉलीमरेज 3। वैसे डीएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स होती हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2 एंड डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन दोनों के रोल इतने नहीं है, ये सपोर्टिंग रोल है और इसका है ही नहीं, बुक में मेंशन नहीं है। तो मेन रोल डीएनए पॉलीमरेज 3 का है। द ट्रू ई कोलाई रेप्लिकेटिंग एंजाइम इज डीएनए, जो ट्रू एंजाइम है, एंजाइम कौन सा है, डीएनए पॉलीमरेज 3 है, जो कि 10 टाइम्स लार्जर है और फार मोर कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर में, यानी वो स्ट्रक्चर में भी कॉम्प्लेक्स है और 10 टाइम्स लार्ज है। इसकी कुछ खसूसियात हैं, उसको देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। द एंजाइम इज डाइमर, एंजाइम जो है डाइमर है, यानी इसके पास 2 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स हैं। एंड कैटेलाइजेज द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, और ये डीएनए स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन को क्या करता है, कैटेलाइज करता है। इस तरह आप इसको रजिस्टर में लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये डाइमर है। पहली खूसियत इसकी ये है कि ये डाइमर है, यानी 2 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट से बना हुआ है और ये क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन को कैटेलाइज करता है। रेट ऑफ एलोंगेशन, एंजाइम्स हमेशा हर मैकेनिज्म को, हर रिएक्शन को कैटेलाइज ही करते हैं, ये एंजाइम्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ भी हमेशा ये डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम ही है, तो इसका ये भी क्या करेगा, रेप्लिकेशन को कैटेलाइज करेगा। रेट ऑफ एलोंगेशन, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है प्रोग्रेसिवली यानी आहिस्ता आहिस्ता थ्रेड्स द डीएनए थ्रू एंजाइम कॉम्प्लेक्स मूविंग एट रैपिड रेट सम 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकेंड, यानी ये डीएनए को थ्रेड करता है, आहिस्ता आहिस्ता ये डीएनए बनाता है एंजाइम कॉम्प्लेक्स की थ्रू। और इसकी स्पीड कितनी होती है, ये रैपिड रेट के साथ मूव करता है, यानी 1000 न्यूक्लियोटाइड 1 सेकेंड में ये थ्रेड्स कर सकते हैं, यानी बना सकता है डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर, यानी डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो 1000 न्यूक्लियोटाइड जो है 1 सेकेंड में ये थ्रेड कर सकता है। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इट कैन ऐड न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है ओनली टू अ चेन, यानी एक चेन में ही ये ऐड कर सकता है, ये वैसे नहीं ऐड कर सकता, ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज ऑलरेडी पेयर्ड विद द पेरेंट स्टैंड, हेंस इट कैन नॉट इनिशिएट द सिंथेसिस ऑन इट्स ओन। बस इसका ये नुकसान की बात है कि ये अपने से सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता, जो स्टैंड जो है पहले से ही पेयर्ड है ना, उसके अंदर ही ये न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है। जिस तरह की ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये आपस में पहले ही पेयर्ड थे, इन्हीं पेयर्ड स्ट्रैंड्स को जब ओपन किया जाएगा तो इन्हीं में ही न्यूक्लियोटाइड्स ये ऐड कर सकते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब यूनिट एक ये है डाइमर है, सेकंड इसके 2 सब यूनिट्स होते हैं, ये हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये हमारे पास क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 डाइमर है, ये हमारे पास बहुत थ्रेड जल्दी जो है प्रोग्रेसिवली जो है आहिस्ता आहिस्ता डीएनए को थ्रेड करता है, लेकिन उसके रैपिड रेट के साथ, रैपिड रेट कितना, यानी 1000 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है पर सेकेंड में, 1 सेकेंड में। और ये न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है, लेकिन कैसे ऐड कर सकता है, उन न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है जो कि ऑलरेडी उन स्ट्रैंड्स में ऐड कर सकता है जो कि ऑलरेडी पेयर्ड हों। ठीक है, अब उनके मैकेनिज्म को पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली डीएनए की, डीएनए पॉलीमरेज 3 की। आरएनए प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो कैन नॉट इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑन इट्स ओन। डीएनए पॉलीमरेज 3 अपनी सिंथेसिस को, यानी डीएनए की स्ट्रैंड की सिंथेसिस को खुद से स्टार्ट नहीं कर सकता, हमने अभी बात पढ़ी है ये, बल्कि एक और एंजाइम होगा इंस्टेड, ये लिखा इंस्टेड अनदर एंजाइम, एक और एंजाइम होगा प्राइमेज, जिसका नाम होगा प्राइमेज। वो क्या कंस्ट्रक्ट करेगा, पहले आरएनए प्राइमर, और उस प्राइमर में जो फिर न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, आरएनए प्राइमर जो क्या होगा, सीक्वेंस होगा 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड का, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा डीएनए स्ट्रैंड का और टेम्पलेट का। यानी हमने ये बात पढ़ी है ना कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है सिंथेसिस खुद नहीं स्टार्ट कर सकता डीएनए की, तो अब कोई बंदा तो ऐसा होना चाहिए ना जो कि आके पहले कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना दे। तो अब प्राइमेज जो होगा वो डीएनए का स्टैंड जब अनफोल्ड होगा, जिस तरह कि ये डीएनए का स्टैंड है,
तो ये जब अनफोल्ड होगा तो यहाँ पे आके आरएनए प्राइमर जो होगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना देगा। तो अब यहाँ पे दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, तो अब डीएनए पॉलीमरेज आके अपने न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को ऐड कर देगा। और फिर अगर ये तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड है, इन आरएनए न्यूक्लियोटाइड को फिर बाद में डीएनए न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस कर देगा डीएनए पॉलीमरेज 3। तो होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, इतनी कोई रॉकेट साइंस बात नहीं है, ये बहुत आसान सी बात है। रिकॉग्निशन बाय डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 रिकॉग्नाइज द प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज 3 फिर प्राइमर को रिकॉग्नाइज करेगा और उसमें डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा टू कंस्ट्रक्ट द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल, ताकि वो नया डीएनए स्ट्रैंड कंस्ट्रक्ट कर सके। रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर्स, हमने बात पढ़ी है कि प्राइमर्स यानी जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड होंगे प्राइमर में, उसको कौन रिप्लेस कर देगा, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड से। किसकी हेल्प से? डीएनए पॉलीमरेज 1 की हेल्प से। डायरेक्शन क्या होती है रेप्लिकेशन की, आपने हमेशा से याद रखनी है कि अनदर फीचर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3, हमेशा जो फीचर है डीएनए पॉलीमरेज 3 का एक और है, ये है कि हमेशा ये ऐड कर सकता है न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम एंड पे डीएनए के। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि रेप्लिकेशन हमेशा प्रोसीड्स होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ओनली अ ग्रोइंग डीएनए स्ट्रैंड, यानी न्यू डीएनए स्ट्रैंड में हमारे पास रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है 3 प्राइम डायरेक्शन में, तो जो नया स्ट्रैंड रेप्लिकेशन होती है तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओरिएंटेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स, अब न्यू स्ट्रैंड की डायरेक्शन कैसी होगी? बिकॉज द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर एंटी पैरेलल, क्योंकि दो स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, तो न्यू स्ट्रैंड्स जो अरेंज्ड होंगे वो किस तरह होंगे? इन ऑपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल ही अरेंज्ड होंगे, देयरफॉर द न्यू स्ट्रैंड मस्ट बी एलोंगेटेड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। तो फिर हम न्यू स्ट्रैंड्स को एलोंगेट भी करेंगे डिफरेंट मैकेनिज्म के साथ। अब ये है एलोंगेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एलोंगेशन कैसी होगी लीडिंग स्ट्रैंड की और लैगिंग स्ट्रैंड की। ये जो लीडिंग स्ट्रैंड होगा ये एलोंगेट करेगा, दिस स्ट्रैंड एलोंगेट्स टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क, जहाँ पे रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा ये वहाँ पे एलोंगेट करेगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और इसको कौन बनाएगा? इसको डीएनए पॉलीमरेज के जो दो हमने पढ़े थे कि 2 सब यूनिट होते हैं या डाइमर होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो सब यूनिट 1 है वो इसको बनाएगा, इसकी एलोंगेशन को करेगा। इट इज सिंथेसाइज सिंपली बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड कॉमनली टू इट्स ग्रोइंग 3 प्राइम एंड, आप कॉमनली जो है इसके 3 प्राइम एंड में ऐड कर देंगे और ये टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क होगी। आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड, तो आरएनए प्राइमर कब बनेगा? इन लीडिंग स्ट्रैंड की बिगिनिंग, जब लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही होगी उसके बिगिनिंग पे बनेगा आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर का मेन रोल है, क्यों? क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है खुद ब खुद जो है नहीं स्टार्ट कर सकता डीएनए सिंथेसिस, उसको पेयर्ड स्ट्रैंड चाहिए। उसको पेयर्ड स्ट्रैंड कौन प्रोवाइड करेगा? आरएनए प्राइमर। और उसके बाद जो प्राइमर में न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जो कि आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड से। कौन रिप्लेस करता है? डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, ये सारा मैं पिछला रिवाइज करी थी। खैर, इसकी जो एलोंगेशन जो होगी लीडिंग स्ट्रैंड के, उसके चंद एक पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि ये हमारे हमेशा एलोंगेट होगी टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क ये देखिए, ये हमारे पास है रेप्लिकेशन फॉर्क, यानी इस तरह कांटे की शक्ल का बना हुआ है, इसलिए इसको कहा हुआ है फॉर्क। ठीक है, ये हमारे पास रेप्लिकेशन फॉर्क है और ये हमारे पास लीडिंग स्ट्रैंड है। तो ये क्या हो रहा है? एलोंगेट कर रहा है टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, और इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन है हमारे पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन है इसकी। यहाँ पे ये 3 नज़र आ रहे हैं ना, तो दूसरी तरफ 5 होगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसकी डायरेक्शन है, और ये एलोंगेट कर रहा है टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। ये हमारे पास ये दिखाया हुआ है। अगर यहाँ से देखें तो ये डीएनए पॉलीमरेज का सब यूनिट कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज का सब यूनिट इसको बना रहा है? तो फर्स्ट सब यूनिट जो है डीएनए पॉलीमरेज 3 का, वो बना रहा है लीडिंग स्ट्रैंड, और ये किसकी डायरेक्शन कैसी है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये बहुत चीज़ें आसान है बस। और ये जो 3 प्राइम एंड है, सिंपली बस इसमें वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करा जा रहा है और लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है। अब दूसरा क्या है? लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड में क्या होगा? दिस स्ट्रैंड एलोंगेट्स अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क, ये रेप्लिकेशन फॉर्क से दूर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। इसको सब यूनिट 2 बना रहा है डीएनए पॉलीमरेज 3 का, और इट इज़ सिंथेसाइज डिसकॉन्टिन्यूसली, ये मतलब डिसकॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है, बीच में गैप्स आ रहे हैं, थोड़ा सा जिस तरह वक्फा लेते हैं तो ब्रेक 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 आ रही है, और फिर उसके बाद ही सिंथेसाइज हो रहे हैं, डिसकॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहे हैं एज अ सीरीज ऑफ शॉर्ट सेगमेंट, छोटे छोटे सेगमेंट्स की शक्ल में ये सिंथेसाइज हो रहे हैं, और उन सेगमेंट्स को हम कह देते हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। अब इन फ्रेगमेंट्स के बाद में क्या किया जाता है? उन फ्रेगमेंट छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को बाद में आपस में एक तार से जोड़ दिया जाता है। आफ्टर ईच ओकाज़की फ्रेगमेंट, हर ओकाज़की फ्रेगमेंट के बाद नया आरएनए प्राइमर बन रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये है लैगिंग स्ट्रैंड, ये रेप्लिकेशन फॉर्क है और इससे दूर जा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज का सब यूनिट 2 है, और ये बना रहा है हमारे पास डीएनए से पहले करेगा न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा, इसने यहाँ तक न्यूक्लियोटाइड ऐड किए, फिर ब्रेक ली, फिर एक न्यूक्लियोटाइड के ऐड किए, फिर ब्रेक ली, तो ये जो फ्रेगमेंट्स छोटे छोटे बन रहे हैं, इन फ्रेगमेंट्स को हम नाम दे रहे हैं ओकाज़की फ्रेगमेंट्स का,
और अगर इसकी डायरेक्शन देखें तो इसकी डायरेक्शन हमारे पास ये 3 प्राइम एंड है, तो ये 5 प्राइम एंड है, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसका मतलब यहाँ पे जो होगा ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। उसकी डायरेक्शन थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसकी ऑपोजिट होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, इसके अलावा ये हम देखते हैं आगे इसको। अब ये अब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो। अब ओकोजेको फ्रेगमेंट्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि द लैगिंग स्ट्रैंड्स, यानी जो लैगिंग स्ट्रैंड्स थे जो कि अवे जा रहे थे रेप्लिकेशन फोक के, उनको डिसकॉन्टिन्यूसली यानी वक्फे वक्फे से वो बन रहे थे एज अ सीरीज ऑफ शॉर्ट सेगमेंट, जिनको हमने बाद में नाम दे दिया था जो कि बाद में कनेक्टेड हो जाते हैं, दैट आर लेटर कनेक्टेड, बाद में कनेक्ट हो जाते हैं। इन सेगमेंट्स को नाम दे देते हैं ओकाज़ोकी फ्रेगमेंट्स का। और ये कितने न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, यानी एक सेगमेंट में 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। कितने लोग होंगे एक सेगमेंट में, एक फ्रेगमेंट में 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे लॉन्ग इन यूक्रियोट्स। यूक्रियोट्स में तो 100 to 200 होंगे, लेकिन प्रोक्रियोट्स में एक फ्रेगमेंट पे 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, ये अक्सर आ जाते हैं और ये शॉर्ट में भी आ सकता है ओकाज़ोकी फ्रेगमेंट। तो आपने याद रखना है कि फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड्स में होते हैं, और ऊपर से ये इनके अगर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स देखें तो वो अगर ये यूक्रियोट होगा तो इसमें सिर्फ बहुत कम न्यूक्लियोटाइड होंगे, 100 to 200। लेकिन अगर ये प्रोक्रोट्स का फ्रेगमेंट होगा तो इसमें 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड होंगे। अब हम डायरेक्शन देखें ओकाज़ोकी फ्रेगमेंट्स की, तो हम पहले भी डायरेक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं कि इनकी डायरेक्शन कैसी होती है। ईच ओकाज़ोकी फ्रेगमेंट इज सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज 3, जिसका सब यूनिट कौन सा होगा 2, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज क्या है, डीएनए पॉलीमरेज एक डाइमर है और उसके दो सब यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट 1 और सब यूनिट 2। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो सब यूनिट 2 होता है वो इन्वॉल्व होता है ओकाज़ोकी फ्रेगमेंट की सिंथेसिस में। और डायरेक्शन क्या होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, डायरेक्शन में होता है। और बिगिनिंग एट द रेप्लिकेशन फोक एंड मूविंग अवे फ्रॉम इट, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन फोक से स्टार्ट होगा और फिर उसके बाद अवे मूव करेगा। लैगिंग स्ट्रैंड की डायरेक्शन 3 to 5 होगी, लेकिन ये जो ओकाज़ोकी फ्रेगमेंट्स हैं इनकी डायरेक्शन क्या होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं, आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। फिर हमारे पास क्या है अटैचमेंट ऑफ ओकाज़ोकी फ्रेगमेंट्स। अब हम पढ़ लेते हैं कि ओकाज़ोकी फ्रेगमेंट्स अटैच कैसे हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो हमने पढ़ा है वो फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो जब ये जो पॉलीमरेज होता है चेन प्लस एंजाइम, ये जब रीच कर जाता है 5 प्राइम एंड पे, लैगिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम पे, तो एक और एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, वो अटैच कर देते हैं इन सब फ्रेगमेंट्स को, और एक ये डीएनए बन जाता है पूरा एक स्ट्रैंड, डबल डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है। ठीक है, यानी एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज, जब वो 5 प्राइम एंड पे सारी ये खत्म हो जाए, लैगिंग स्ट्रैंड 5 एंड स्ट्रैंड पे जो ये जो डीएनए पॉलीमरेज जो है जो कि न्यूक्लियोटाइड ऐड कर रहा था, वो जब पहुंच जाएगा 5 प्राइम एंड पे, तो एक और एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेज, वो आके अटैच कर देगा इन सारे फ्रेगमेंट्स को। जंपिंग ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3, तो डीएनए इज फर्दर अनबाउंड, डीएनए फर्दर अनबाउंड होगा, यानी यहाँ पे देखें यहाँ डीएनए क्या होता जा रहा है, खुलता जा रहा है, ताकि वो डबल स्ट्रैंड बना सके, रेप्लिकेट कर सके, कॉपी बना सके। तो जो डीएनए फर्दर अनबाउंड हो रहा है, यानी वो उसके स्ट्रैंड जो डबल स्ट्रैंड पहले से डबल हेलिक्स बना के बैठे थे वो खुलते जा रहे हैं, जिस तरह डीएनए पॉलीमरेज आगे जा रहा है। और जैसे जैसे वो खुलेंगे उनके आगे आरएनए प्राइमर बनता जाएगा। आरएनए प्राइमर इसलिए क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो न्यूक्लियोटाइड खुद ब खुद ऐड नहीं कर सकता जब तक उसके आगे कोई स्ट्रैंड ना हो। आरएनए प्राइमर बनते जाएंगे, डीएनए पॉलीमरेज 3 फिर क्या करेगा, जंप करता जाएगा अहेड 1000 to 2000 न्यूक्लियोटाइड टुवर्ड द रेप्लिकेशन फोक। वो फिर जंप करता करता जो है रेप्लिकेशन फोक के पास जाएगा, ताकि वो अनदर ओकाज़ोकी फ्रेगमेंट जो है सिंथेसाइज कर सके। तो इस वजह से ये लिखा हुआ है कि ये जंप करता है टू डीएनए पॉलीमरेज 3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और इसमें से शॉर्ट भी आते हैं कि लैगिंग स्ट्रैंड और लीडिंग स्ट्रैंड ये कैसे एलोंगेट करते हैं। तो इसमें ये सबसे आसान सा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस करें और ये नोट्स को आप इसी तरह लिखें बुक में, ये नोटबुक पे लिखें, तो इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इससे। अगर हम इसको एक दफ़ा क्विक रिवाइज कर लें तो हमारे पास रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पर रेप्लिकेशन और स्टार्ट होती है। प्रोक्रियोट्स में ये जो होती है एक होती है, जबकि यूक्रियोट्स में एक से ज़्यादा रेप्लिकेशन साइट्स होती हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो है ज़्यादा जल्दी रेप्लिकेट कर जाता है डीएनए। फिर उसके बाद एंजाइम्स कौन से होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है, और उसके थोड़े 2-3 हमसाई एंजाइम्स होते हैं। उन हमसाई एंजाइम्स का ज़्यादा रोल नहीं है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज 1 है वो सपोर्टिंग रोल प्ले करता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 डीएनए डैमेज को प्रिवेंट करता है, और डीएनए पॉलीमरेज 3 का मेन रोल है ये डाइमर है, यानी ये दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, सब यूनिट 1 एंड सब यूनिट 2। और ये हमारे पास क्या होता है, ये थ्रेड करता है डीएनए, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड की होती है। और इसका ये फीचर होता है कि ये खुद ब खुद सिंथेसिस स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको पहले से ही आरएनए प्राइमर चाहिए होता है। आरएनए प्राइमर कौन बनाता है, प्राइमेज एंजाइम बनाता है। फिर उसके बाद जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है डीएनए न्यूक्लियोटाइड में, और कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइमर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डायरेक्शन क्या होती है रेप्लिकेशन की, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन।
ओकाज़ो की फ्रेगमेंट्स की भी यही डायरेक्शन होती है, ठीक है। फिर हमारे पास ओरिएंटेशन क्या होती है न्यू स्ट्रैंड्स की, वो हमेशा एंटी पैरेलल होते हैं। एलोंगेट कैसे होते हैं, वो एलोंगेट लीडिंग स्ट्रैंड की अलग एलोंगेशन है और लैगिंग स्ट्रैंड की और है। लीडिंग स्ट्रैंड एलोंगेट होते हैं टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोक और इनकी डायरेक्शन कितनी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसमें हमारे पास सब यूनिट 1 इन्वॉल्व होता है और ये हमारे पास सिंपली हमने न्यूक्लियोटाइड ऐड करने होते हैं इसमें। जबकि लैगिंग स्ट्रैंड में हमारे पास डायरेक्शन अवे होती है, यानी ये मूव करता है अवे रेप्लिकेशन फोक से। इसका सब यूनिट 2 इन्वॉल्व होता है डीएनए पॉलीमरेज 3 का। और ये हमारे पास ओकाज़ो की फ्रेगमेंट्स बनते हैं। ओकाज़ो के फ्रेगमेंट्स को बाद में जोड़ दिया जाता है एक एंजाइम के जरिए जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। तो इन बातों को आप अच्छे से याद करें, फिर 2-3 बातें अगर आप भूल भी जाते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन को। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ये इसमें हमारे पास डीएनए तो बन गया। अब डीएनए से जो आरएनए का बनने का प्रोसेस होगा उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये देखें यहाँ डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। इस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। और यहाँ से जो आरएनए से प्रोटीन बनता है उसको प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसलेशन और ये होता है सेंट्रल डोग्मा। इसको आपने अच्छे से याद करना है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास ऐसा होता है कि आरएनए की कॉपी बनती है डीएनए के सीक्वेंस से एक एंजाइम की मौजूदगी में, उसको कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज। दिस इज द प्रोसेस इन विच आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए सीक्वेंस इनकोडिंग द जीन इज प्रोड्यूस्ड एक विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज। तो ये डेफिनेशन होगी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस की, यानी आपने आरएनए को बनाना है डीएनए से, ये एक एंजाइम की मौजूदगी में, उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ से हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। डीएनए के 2 तरह के स्टैंड होते हैं, डीएनए डबल हेलिक्स होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो 2 तरह के स्टैंड होते हैं, एक होता है कोडिंग स्टैंड और एक होता है नॉन कोडिंग स्टैंड। ये जो नॉन कोडिंग स्टैंड होता है इसका दूसरा नाम होता है टेम्पलेट स्टैंड, ठीक है। यानी इन दोनों में से एक स्टैंड होता है जो कि इन्वॉल्व होता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में और एक नहीं होता। तो एक को हम नाम देते हैं नॉन कोडिंग स्टैंड का या फिर टेम्पलेट स्टैंड का नाम, जबकि दूसरे को हम नाम देते हैं कोडिंग स्टैंड का नाम, ठीक है। और इसके अलावा सेंस स्टैंड और एंटी सेंस स्टैंड भी कहते हैं, अभी उसको पढ़ेंगे। तो इस स्टैंड को हम यूज़ करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। इसका नाम क्या है, नॉन कोडिंग स्टैंड, टेम्पलेट स्टैंड या फिर एंटी सेंस स्टैंड, ठीक है, एंटी सेंस स्ट्रैंड। जबकि कोडिंग स्टैंड का दूसरा नाम है सेंस स्ट्रैंड। ये इस्तेमाल नहीं होता डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन में। ट्रांसक्रिप्शन में ये वाला स्टैंड यूज़ होता है टेम्पलेट स्टैंड। तो यहाँ से यही बात लिखी हुई है कि ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर ट्रांसक्राइब्ड, यानी डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स में एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड होगा, यानी ऐसा स्ट्रैंड जो कि इस्तेमाल होगा ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में, और उस स्ट्रैंड को नाम दे देंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड का या फिर एंटी सेंस स्ट्रैंड का या फिर नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का, ठीक है। उसके बाद जो अपोजिट स्ट्रैंड होगा उसको नाम दे देंगे कोडिंग स्ट्रैंड का या फिर सेंस स्ट्रैंड का। अब हम देखते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी आरएनए सिंथेसिस की। तो आरएनए सिंथेसिस जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। इसको ऐसे लिखेंगे आप कि प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए जब ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा तो उसमें सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज की, उसकी कोई टाइप नहीं होगी, एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा जो कि इज़ प्रेजेंट और यही रिस्पॉन्सिबल होगा सिंथेसाइज करने के लिए सारे टाइप, तीनों किस्म के आरएनए को एक ही आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा। आरएनए को, मैसेंजर आरएनए को और ट्रांसफर आरएनए को एक ही आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा। जबकि यूकैरियोट्स में ज़रा मुख्तलिफ काम हो जाएगा। यहाँ पे 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज होंगे जो कि सिंथेसाइज करेंगे इन 3 आरएनए को। जैसे कि पहले आप लिख लीजिएगा आरएमटी, तो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है सिंथेसाइज करेगा आरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 सिंथेसाइज करेगा एमआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइज करेगा टीआरएनए को। आपने आरएमटी से याद रखना है कि आपने इसी तरह सीक्वेंस लिखना है, तो आप फिर याद रहेगा कि यार 1 वाला इसको सिंथेसाइज कर रहा है, 2 वाला इसको और 3 वाला इसको, ठीक है। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं आरएनए पॉलीमरेज की। जिस तरह हमने टाइप्स पढ़ी थी डीएनए पॉलीमरेज की, इस तरह यहाँ पे टाइप्स हैं आरएनए पॉलीमरेज की यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में नहीं है। वहाँ पे एक ही आरएनए पॉलीमरेज होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा तीनों को सिंथेसाइज करने के लिए। अब हम देखते हैं कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स एट द आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट कॉल्ड प्रोमोटर। तो ये जो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन का जो पहला स्टेप है वो है इनिशिएशन, यानी स्टार्ट होना किसी चीज़ का। तो कैसे इनिशिएट होगा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, तो वो आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट पर स्टार्ट होगा, यानी ऐसी साइट जिस पे आकर आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो सके, उस साइट पे जो है इनिशिएशन होगी ट्रांसक्रिप्शन की, यानी ट्रांसक्रिप्शन उस जगह पे स्टार्ट होगा जहाँ पे आरएनए के पॉलीमरेज जो है अटैच हो सके, यानी ऐसी जगह हो जहाँ पे आरएनए अटैच हो सके, आरएनए पॉलीमरेज तो उस साइट का नाम दे दिया हमने प्रोमोटर का, यानी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस प्रोमोटर पे स्टार्ट होगा
प्रोमोटर वो जगह है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जो है बाइंड कर सकता है आके ऑन डीएनए स्टैंड। और कौन सा स्टैंड होगा? टेम्पलेट स्टैंड पे, यानी ये काम किस पे होगा? डीएनए के टेम्पलेट स्टैंड पे होगा। इन प्रोक्रियोट्स विद इन द प्रोमोटर देयर आर 2 बाइंडिंग साइट्स। प्रोक्रियोट्स में 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं। अब हम ट्रांसक्रिप्शन सारी पढ़ेंगे प्रोक्रियोट्स में। तो प्रोक्रियोट्स में प्रोमोटर के अंदर 2 बाइंडिंग साइट्स होती हैं, यानी ऐसी साइट्स जहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज जो है अटैच हो सकता है। उन साइट्स का नाम क्या है? टी गासा, यानी ये वाला न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा TTGACA, यानी थायमिन थायमिन ग्वानिन एडेनिन CA। तो आप इसको याद रख सकते हैं टाटा TT गासा, ठीक है, TT गासा। और इसका दूसरा नाम क्या होगा? 35 सीक्वेंस। और दूसरी साइट का नाम क्या है? TATAT, यानी टाटा एट, ठीक है, TATA टाटा एट, TT गासा और टाटा एट, ठीक है। टाटा एट का जो दूसरा नाम क्या है? वो -10 सीक्वेंस है। ये भी न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस है, थायमिन एडेनिन थायमिन एडेनिन एडेनिन थायमिन, ठीक है। इस तरह इसको आप याद कर सकते हैं, टाटा एट। और ये क्या है? TT गासा। इसका दूसरा नाम क्या है? -35 सीक्वेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? -10 सीक्वेंस, ठीक है। विच है अफिनिटी, और ये क्या यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे आके अटैच हो सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज। और ये किसकी बात हो रही है? प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट्स में इन साइट्स को क्या कहा जाता है? दी साइट्स आर माइनस, ये साइट्स कौन सी होंगी? 75 और 25, यानी TT गासा की साइट का नाम क्या होगा? 75, जबकि टाटा एट का क्या होगा? 25 सीक्वेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? सेकेंड, हम इनिशिएशन हो गई। अब हमारे पास होगा बाइंडिंग होगी आरएनए पॉलीमरेज की प्रोमोटर के साथ, यानी आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ कैसे बाइंड होगा, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज जो है, हमने तो अभी साइट्स के बारे में पढ़ा है कि 2 साइट्स हैं प्रोकैरियोट्स में, 2 साइट्स हैं यूकैरियोट्स में। अब हमने बाइंड कराना है आरएनए पॉलीमरेज को प्रोमोटर के साथ, तो वो कैसे बाइंड होगा? ये फर्स्ट स्टेप है जीन की ट्रांसक्रिप्शन में। वन ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, अभी एक जो सब यूनिट होगा आरएनए पॉलीमरेज का जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर, वो रिस्पॉन्सिबल होगा करेक्ट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ये यानी वो करेक्ट इनिशिएट कराने में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को जो है इन्वॉल्व होगा सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज का। वंस द ट्रांसक्रिप्शन हैज़ स्टार्टेड, जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी तो ये सिग्मा फैक्टर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। एंड द रिमेनिंग पार्ट, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा एंजाइम का, यानी आरएनए पॉलीमरेज के 2 सब यूनिट्स होते हैं ना, एक हो गया सिग्मा फैक्टर और एक होगा कोर एंजाइम। तो जो कोर एंजाइम होगा वो क्या करेगा? चलता जाएगा टेम्पलेट स्टैंड पे और कंप्लीट करेगा ट्रांसक्रिप्शन जीन की, ठीक है। जैसे कि आप आपको देखते हैं कि हमारे पास डीएनए के स्टैंड्स दिखाए गए हैं, ये डीएनए के 2 स्टैंड्स दिखाए गए हैं। ये हमारे पास 2 साइट्स हैं, ये यूकैरियोट्स की बात की गई है। इस साइट का नाम क्या है? TT गासा का नाम है -35 सीक्वेंस, टाटा एट का नाम है -10 सीक्वेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? प्रोमोटर हैं, बाइंडिंग साइट्स हैं जहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज ने अटैच होना है। तो ये पहला स्टेप था जिसका नाम हमने रखा इनिशिएशन का। अभी यहाँ पे कुछ भी अटैच नहीं हुआ, अब यहाँ पे आके अटैच होना है आरएनए पॉलीमरेज ने। तो इस आरएनए पॉलीमरेज जो ग्रीन से दिखाया हुआ है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, एंजाइम है। इसके 2 सब यूनिट हैं, एक होगा सिग्मा फैक्टर और एक होगा कोर एंजाइम, ठीक है। जैसे ही ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, सिग्मा फैक्टर तो हो गया रिलीज, बाकी रह गया कोर एंजाइम। अब कोर एंजाइम ने क्या करना है? बाकी प्रोसेस कंप्लीट करना है ट्रांसक्रिप्शन का, जीन की यानी आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन का। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ आ गई होगी। फिर हमारे पास हो जाता है सेकंड स्टेप, इलोंगेशन। द डीएनए स्ट्रैंड्स ओपन अप एट द प्लेस वेयर एंजाइम इज अटैच टू द टेम्पलेट स्टैंड फॉर्मिंग द ट्रांसक्रिप्शन बबल। जिस तरह रेप्लिकेशन बबल बन रही थी, यहाँ पे अब क्या बनेगी? ट्रांसक्रिप्शन बबल। और वो कहाँ पे बनेगी? वहाँ पे बनेगी जहाँ पे एंजाइम जो है टेम्पलेट स्टैंड के साथ अटैच है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा? द ट्रांसक्रिप्शन बबल जो होगी फिर मूव करेगी डीएनए के ऊपर और लीविंग द ग्रोइंग स्टैंड प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द बबल। जैसे जैसे फिर नया स्टैंड बनता जाएगा वो बाहर निकलता जाएगा, प्रोट्रूड यानी निकलता जाएगा, प्रोट्रूडिंग यानी जैसे जैसे ये नया स्टैंड बन रहा है तो वो बाहर को निकलता जा रहा है इस तरह, इसको कहते हैं प्रोट्रूडिंग द न्यू स्टैंड, ठीक है। फ्रॉम द बबल, बबल से निकलता है, ये बबल दिखाई हुई है ट्रांसक्रिप्शन बबल। यहाँ पे क्या हो रहा है? डीएनए स्टैंड ओपन अप हो गया है और उसके बाद जैसे नया नया स्टैंड बन रहा है तो ये निकल रहा है बाहर, बबल से बाहर निकल रहा है, ठीक है। लीविंग द ग्रोइंग स्टैंड प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द बबल। अब थर्ड स्टेप क्या है? टर्मिनेशन का। द स्टॉप सीक्वेंस एट द एंड ऑफ जीन टर्मिनेशन, जीन टर्मिनेट्स द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए स्टॉप कब होगा? जब हमारे पास स्टॉप कोडॉन्स एक्सपोज हो जाएंगे। जब जितनी ज़रूरत होगी इसको बनाने की मैसेंजर आरएनए की, जब बन जाएगी तो वो फिर हमारे पास स्टॉप कोडॉन्स एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है। स्टॉप कोडॉन्स फिर क्या करेंगे? वो इसके प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। द स्टॉप सीक्वेंस एट द एंड ऑफ द जीन टर्मिनेट्स द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए। जो सिंपलेस्ट स्टॉप सिग्नल कौन सा होगा? सिंपलेस्ट स्टॉप सिग्नल क्या होगा? GC बेस पेयर बन जाएगा फॉलोड बाय सीरीज ऑफ 80 बेस पेयर और एक पिन की शक्ल बन जाएगी। द आरएनए फॉर्म इन दिस रीजन फॉर्म अ GC हेयर पिन।
ठीक है। यहाँ पे स्टॉप कोडॉन्स जो होंगे ना, यानी जो स्टॉप सिग्नल होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा, GC हेयर पिन। अब GC है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, GC का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, AG, ठीक है, AT साइटोसिन का थायमिन होता है, सॉरी। GC का यहाँ से देखें ना, यहाँ अगर G और C है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, ग्वानिन का होता है एडेनिन और साइटोसिन का होता है थायमिन। तो ये क्या बन जाएगा, ये दोनों जब आ जाएंगे स्टॉप सिग्नल तो एक पिन पिन की तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा और यहाँ से स्टॉप हो जाएगा, RNA की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। जो RNA इस रीजन में बनेगा वो क्या बना लेगा, GC हेयर पिन फॉलोड बाय 4 और मोर U न्यूक्लियोटाइड्स, और यहाँ पे क्या होंगे, 4 U न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। द हेयर पिन कॉज RNA पॉलीमरेज टू स्टॉप सिंथेसिस, और इसकी वजह से स्टॉप हो जाएगा RNA पॉलीमरेज की सिंथेसिस। इसको अब डायग्राम से देखते हैं। तो ये दिखाए हुए 2 स्टैंड्स, यहाँ पे आके RNA पॉलीमरेज अटैच हुआ था, ये दिखाया हुआ है RNA पॉलीमरेज, और ये दरमियान में बन गया ट्रांसक्रिप्शन बबल। ये दरमियान में अब सिंथेसिस हो रही है स्ट्रैंड की, और ये 5' to 3' डायरेक्शन में हो रही है स्ट्रैंड की सिंथेसिस, ठीक है। ये कोर एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब ये जिस तरह आगे आगे जाता जाएगा और फिर हमारे पास सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ से ये जैसे ही यहाँ पे हमारे पास स्टैंड बन रहा है, नया DNA का स्ट्रैंड बन रहा है, और वो क्या कर रहा है, इस कोर एंजाइम्स में से बाहर, बबल में से, इस ट्रांसक्रिप्शन बबल में से बाहर निकल रहा है। इसको कहेंगे प्रोट्रूडिंग स्टैंड है ये, ठीक है, नया स्टैंड बन रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब आ गया स्टॉप सीक्वेंस आ गया, यानी GC बेस पेयर्स आ गई सारी, देखिए देखिए यहाँ पे क्या है, सारी बेस पेयर्स आ गई, GC बेस पेयर्स आ गई। अब क्या होगा, जब ये बाहर को आएगा, GC यहाँ से बाहर को आया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, एक पिन जैसा स्ट्रक्चर बन गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, स्टॉप हो गई मैसेंजर RNA की सिंथेसिस। यहाँ GC यहाँ पे आ गया और AT बेस पेयर्स यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो ये था हमारे पास यहाँ पे सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, ये टर्मिनेशन का प्रोसेस था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि बैक्टीरिया मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज मैसेंजर RNA। अब ये जो मैसेंजर RNA न्यू बना है, इसको मॉडिफिकेशन की जाएगी इसकी, किसमें, बैक्टीरिया में और यूकैरियोट्स में, दोनों में पड़ेंगे। तो बैक्टीरिया में क्या होता है, द न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर RNA जो है वो डायरेक्टली रिलीज कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में, व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू पॉलीपेप्टाइड चेन। जब ये पॉलीपेप्टाइड चेन में कन्वर्ट हो जाता है तो RNA की जो ये चेन होती है उसको डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, यूकैरियोट्स में थोड़े से खतरे होते हैं। इन यूकैरियोट्स हाउएवर इट हैज़ टू ट्रैवल लॉन्ग, इसको बहुत दूर का सफ़र तय करना पड़ता है यूकैरियोट्स में। कहाँ से जाना होता है इसको, ये न्यूक्लियस के अंदर से जाता है राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम्स कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रैवल करना पड़ता है। कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना पड़ता है, ये न्यूक्लियस में से जाते हैं राइबोसोम्स के पास, और राइबोसोम्स पड़े हैं साइटोप्लाज्म में। तो ये द यूकैरियोटिक, फिर इस तरह से इसका ज़रूरी है कि इसको पैक कर दिया जाए, इसको मॉडिफाई कर दिया जाए ताकि ये दूसरे एंजाइम से बच सकें, RNA जो है दूसरे एंजाइम से बच सके। द यूकैरियोटिक मैसेंजर RNA फिर मॉडिफाई कर दिया जाता है बहुत सारे वेज में ताकि इस जर्नी को हेल्प किया जाए। तो उसको हेल्प करने के लिए एक कैप अटैच कर दी जाती है और एक टेल अटैच कर दी जाती है। अ कैप एंड टेल इज़ एडेड सो दैट, ताकि मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल रह सके इस जर्नी के दौरान, यानी जब तक उसने राइबोसोम के पास जाना है तब तक वो स्टेबल रहे, सेफ रहे। इस वजह से फिर क्या ऐड कर दी जाती है, कैप ऐड कर दी जाती है और टेल। अब ये कैप क्या होती है, कैप हमारे पास क्या होती है, 7 मिथाइल GTP होती है जो कि अटैच होती है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड विच इज़ लिंक्ड 5' to 5' विद द फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। जबकि जो टेल होती है वो क्या होती है, पॉली ए टेल होती है जो कि अटैच होती है 3rd' एंड ऑफ द मैसेंजर RNA। दिस कैप एंड टेल से द मैसेंजर